जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 16 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 15 चैप्टर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में तहलका मचा सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, हमारा 16 चैप्टर है भारत भौतिक स्वरूप। बहुत ईजी चैप्टर है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो 15 चैप्टर जाकर जरूर देखना। अगर आप लोग को वीडियोज अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। ठीक बा, चलिए तो यहाँ पर जो है हमारा इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, भारत के बारे में जानेंगे, भारत की भौतिक भूगोल के बारे में जानेंगे। भौतिक भूगोल का मतलब क्या होता है कि भारत के किस हिस्से में जो है नदियां हैं, किस हिस्से में जो है आपको, हाँ इसमें नदियों के बारे में जानेंगे, पठार पर्वत चट्टान इन सब के बारे में जानेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे इस चैप्टर के अंदर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा इसमें वो है विशाल पठार के दो प्रमुख भू आकृतियां। देखिए पठार क्या होते हैं, तो पठार क्या है, समुद्र के किनारे एक ऐसा भाग जो काफी ऊंचाई पर हो। मान लीजिए समुद्र यहाँ है तो पठार ऐसे होगा। ठीक है, पठार ऐसे होगा। और पर्वत की बात नहीं कर रहा है, पर्वत तो ऊंचे होते हैं, पठार क्या होता है ऊपर से सपाट होता है। ठीक है, एक ऐसी भूमि जो बहुत दूर तक बिल्कुल बराबर है पर समुद्र तल से बहुत ज्यादा ऊपर है ना। ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे तो वो रहता है आपका पर्वत वगैरह रहता है, पर पठार की बात हो रही है तो पठार बराबर में होते हैं, काफी दूर तक फैले हुए, पर समुद्र लेवल से काफी ऊंचे होते हैं, काफी ऊंचे। ठीक है, तो विशाल पठार के दो प्रमुख भू आकृतियां जो है इसमें दे रखी हैं। भूभागों में से मध्यवर्ती उच्च भूमि का निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर वर्णन करें। यानी कि हमें इसमें पठार के बारे में जानना है, भू आकृतियां जाननी है। तो सबसे पहले हम 3 चीजें जानेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो मैं बताऊंगा अरावली की पहाड़ियों के बारे में आपको, फिर मालवा का पठार बताऊंगा, पहाड़ियां जान लेंगे, पठार जान लेंगे और विंध्याचल का पर्वत श्रेणी जान लेंगे। ये 3 चीजें हमें इसके अंदर जो है जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बात समझ में। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं अरावली की पहाड़ियां क्या हैं। देखिए अरावली की अगर हम पहाड़ियों की बात करें कि अरावली की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां गुजरात कहाँ पे कहाँ स्थित है, ये सारी चीजें अभी आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम। देखिए अरावली की पहाड़ियां क्या हैं, तो अरावली की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक, यानी जो गुजरात से राजस्थान फिर दिल्ली तक भी जो है ये पहाड़ियां पहुंचती हैं। कौन सी, अरावली की पहाड़ियां, तथा उत्तर पूर्वी दिशा में 700 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई हैं, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में। देखिए अगर मैं भारत का मैप सामने रखूं, ठीक है, देखिए अगर मैं भारत का मैप यहाँ पे अगर मैं आपके सामने रख दूं तो क्या चीजें देखिए समझ में कैसे आएगा। देखिए मान लीजिए भारत का मैप है, ठीक है, अब उसके इस हिस्से को क्या बोलेंगे, इधर वाले हिस्से को मैं आपको मैप ही दिखा देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, देखिए अगर हम मैप की ही बात कर लेते हैं तो मैप कैसा आपको देखना को मिलेगा। यानी देखिए अगर हम बात करते हैं ये हिस्सा कौन सा हो गया, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण के राज्य हैं नीचे वाले राज्य, तमिलनाडु केरला ना कर्नाटका ये सब, तो ये दक्षिण के राज्य। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जो है ये पहाड़ियां जो है, यहाँ दिल्ली है, दिल्ली तक जो है ये पहाड़ियां जो है फैली हुई हैं। आगे बात समझ में, तो ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, तो देखिए तो सिंपल सी बात ये कहा जाए इसमें कि अरावली की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक तथा उत्तर पूर्व दिशा में 700 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। दिल्ली के निकट इनकी ऊंचाई, यानी ये जो पहाड़ियां हैं इनकी ऊंचाई लगभग 400 मीटर की होती है। और दक्षिण में बात करें तो लगभग 1500 मीटर तक इनकी ऊंचाई, काफी ऊंचे जो है ये पहाड़ियां देखने मिलेगी। गुरु शिखर की भी पहाड़ियां हैं। गुरु शिखर की जो पहाड़ियां हैं वो लगभग 1722 मीटर अरावली की सर्वोच्च शिखर है। यानी कि जो ये गुरु शिखर अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, पहाड़ियां हैं सारी अलग अलग जगहों पर है। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित माउंट आबू, अगर हम बात करते हैं माउंट आबू की, ये देखिए माउंट आबू है और ये कहाँ पे है, गुजरात और किसकी, राजस्थान की सीमा पर बना हुआ ये माउंट आबू। इतने बड़े बड़े ये पहाड़ियां हैं, बिल्कुल नीचे रेसिडेंस होगा और बाकी यहाँ पे क्या है, ये पहाड़ियां खूब ऊंची ऊंची होती हैं। तो वही चीजों की बात हो रही है यहाँ पे। क्या है देखिए जरा,
ध्यान सुनिएगा। तो बोला जा रहा है यही माउंट आबू एक सुंदर पर्वतीय स्थान है। अरावली के पूर्व की भूमि बहुत उबड़ खाबड़ है। अरावली के अगर हम पूर्व की बात करें, देखिए ये मान लीजिए अरावली ऐसे है, ठीक है, इसके पूर्व के हिस्से की इस तरफ के हिस्से की जो जमीनें हैं बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ होती हैं, ठीक है। तो अरावली की पहाड़ियां मैंने दिखाया आपको, ठीक है। और ये माउंट आबू, ये इसे हम कहते हैं माउंट आबू। अरावली की पहाड़ियां वो हो गई, माउंट आबू क्या है, ये ऐसा लगता है कि कोई विदेशी जगह हो वहां घूमने लायक, तो ये माउंट आबू है आपका, ठीक है, इस तरीके का दिखता है। चलिए उसके बाद आता है मालवा का पठार। मालवा के पठार की बात करें तो मालवा का पठार अरावली, देखिए मालवा के पठार की बात करते हैं तो ये रहा आपका मालवा का पठार, इस तरीके का नजर आता है और चारों ओर से बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पठार हैं इसमें, ठीक है। देखिए तो बोला जा रहा है मालवा का पठार अरावली के दक्षिण, अरावली का जो पहाड़ियां हैं उसके दक्षिण में, दक्षिण यानी नीचे साइड में, तो दक्षिण पूर्व तथा विंध्याचल श्रेणी के यानी विंध्याचल पर्वत की श्रेणी के उत्तर में विस्तृत है। मालवा पठार के पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, इसके पूर्व में बघेलखंड का पठार तथा इसके और पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। देखिए पठार क्या होता है ये आपको ऑलरेडी समझ में आ जाना चाहिए कि कितनी बार बता दिया मैंने। पठार क्या होता है, जो समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर बने होते हैं, जहां पर भूमि ही भूमि होती है, चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची जो है जमीनें रहती हैं, पर वो सपाट रहती है, उसे पठार कहते हैं, ठीक है। तो मालवा का पठार दिखाया। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्या है, ये सब वही गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उन्हीं के निकट की पहाड़ियां ये सब पठार हो गए। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल क्या है तो मध्यवर्ती भूमि के दक्षिणगत भाग में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और उत्तर पूर्व में, अभी जब मैप वगैरह दिखाऊंगा ना सारा उसमें समझा दूंगा आप लोग को और अच्छे से जहां जहां है। तो उत्तर में महादेव, कैमूर तथा मैकाल की पहाड़ियां हैं। नर्मदा घाटी की ओर विंध्याचल के एकदम खड़े कगार हैं। खड़े कगार मतलब क्या होता है, देखिए जरा, ये आपको खड़े कगार देखने को मिलेंगे, यानी कि बिल्कुल खड़ी खड़ी पहाड़ियां, चट्टान है ना, बीच में हल्का सा आपको गैप देखने को मिलेगा, बाकी खड़ी खड़ी चट्टानें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा, कोई नहीं, चलिए देखिए। तो इसमें क्या बता रखा है और आपको कि हाँ विंध्याचल भूमि दक्षिण ये बता दिया। इस श्रेणी में दर्रे बहुत कम है। दर्रे मतलब क्या होता है कि दो चट्टानों के बीच की जो जगह होती है उसको दर्रा कहा जाता है, ठीक है। वो दर्रे होते हैं, दो पहाड़ों के बीच की जो है जगह होती है, तो यहाँ दर्रे बहुत कम है। इससे काफी समय का तक उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच अवरोध बना रहता है। देखिए जब दो पहाड़ियों के बीच में जगह रहेगी एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए, तो वहां समय कम लगेगा एक जगह दूसरी जगह जाने में, पर यहाँ दर्रे कम है। दर्रे का मतलब क्या है, वो जगह कम होती है, तो जगह कम होगी तो वहां से आना जाना संभव नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियां आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है, यही सारी चीज बता रखी है, गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगहों पर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे बनता है कौन सा, उत्तरी विशाल पर्वत की हिमालय पार की। देखिए हिमालय की बात करें तो भारत के उत्तरी हिस्से में अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हिमालय देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए तो अगर हम देखें इसमें क्या क्या चीजें बतानी है हमें, सबसे पहले देखिए जरा अभी मैं सारा बताऊंगा आपको मैप वगैरह में। उत्तरी विशाल पर्वत की हिमालय पार की पर्वत श्रेणियों तथा पूर्वांचल का वर्णन कीजिए। देखिए हिमालय पार की पर्वत श्रेणियां क्या होती है, हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां वो क्या हो गई, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें ये हिमालय का पूरा इलाका है, हिमालय पर्वत यहाँ दे रखा है, यहाँ पे अलग अलग पर्वत श्रेणियां जैसे कराकोरम हो गई, लद्दाख यहाँ है, आपका जास्कर इधर होगा, पीर पंजाल इधर होगा, ये मैं बताऊंगा अभी आप लोग को, नंगा पर्वत यहाँ पे होगा और पंजाब हिमालय इधर होगा, और नंदा देवी नेपाल हिमालय, और धौलागिरी और एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भूटान का हिमालय इधर हो गया और पूर्वी हिमालय इधर, गौरी शंकर इधर। तो ये अभी मैं नाम बताऊंगा ना तो आपको क्लियर रखना है। तो ये सारे क्या होगा, ये हिमालय पर्वत श्रेणियां हो गई, इसी में बस नाम अलग अलग है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियां, देखो मैं आपको यही दिखा देता हूं, अभी सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए ये आपका इधर आपका जो है गुजरात, फिर राजस्थान, तो ये चीजें गुरु शिखर की पहाड़ियां इधर मिलेंगी आपको। ये आपकी अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गई, महादेव की पहाड़ियां इधर हो गई, ठीक है। मैकाल पर्वत श्रेणियां इधर इस साइड हो गई, ठीक है, इन राज्यों में, ठीक है। और ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी क्लियर तो उतना दिख नहीं रहा है इसमें,
चलिए अब आ जाते हैं जरा क्वेश्चन पे। तो मैं इनकी बात करने वाला हूं, इन पर्वत श्रेणियों के ऊपर से नीचे तक। ये अभी नाम आएगा तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखिए, उत्तरी विशाल पर्वत की हिमालय पार की श्रेणियां और पूर्वांचल की पर्वत श्रेणियां भी बताऊंगा मैं, पहले हिमालय वाली जान लो। देखो, हिमालय पार की पर्वत श्रेणियां जम्मू कश्मीर राज्य में कुछ पर्वत श्रेणियां फैली हैं। इनमें जास्कर पर्वत श्रेणी, देखिए जास्कर पर्वत श्रेणी मैंने अभी बताया था आपको, जास्कर पर्वत श्रेणी। देखिए थोड़ा सा आपको वो दिखेगा, इसमें थोड़ा ब्लर है, अब मैं क्या करूँ, फोटो कहीं क्लियर दिख ही नहीं रही थी। बाकी आपको यहाँ पे देखिए, ये रहा जास्कर, यहाँ जम्मू कश्मीर से होते हुए पर्वत श्रेणियाँ यहाँ तक आ रही हैं, ठीक है। इसी में आपको जो है अलग अलग भी नाम बताऊंगा। जास्कर आपको यहाँ देखने को जास्कर पर्वत श्रेणी मिलेगी, ठीक है। तो श्रेणी हिमाद्री के समानांतर विस्तृत है। हिमाद्री क्या होता है, हिमाद्री की अलग पर्वत श्रेणियाँ होती है इसके नीचे, ठीक है। तो हिमाद्री की समानांतर विस्तृत जास्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। जास्कर के उत्तर में, देखो उत्तर ऊपर होता है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो जास्कर के उत्तर में आपको लद्दाख की पर्वत श्रेणियां मिलेंगी। देखते जाइए, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच सिंधु नदी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। देखिए इसी में मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूं। देखिए सिंधु की बात करते हैं तो सिंधु नदी यहीं पे आपको देखने को, उसी के बीच में, देखिए उसी के बीच में आपको जो है ये पर्वत श्रेणियां जो भी मैंने बताया था, जैसे कौन कौन सी आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी और लद्दाख के बीच की आपको ये सिंधु नदी जब बहते हुए आपको दिखेगी, इस तरफ नीचे जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। ये नदियां हैं, यहाँ पे प्रमुख नदियां हैं, तो झेलम, चिनाब, अब सतलुज, सिंधु के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिंधु आप लोगों ने देख लिया, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए बगल में देख लेते हैं अभी और क्या क्या चीजें हैं इसमें क्वेश्चन के अंदर। देखिए तो ये चीज हो गया सिंधु नदी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। देखिए तो नदी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। अनेक विद्वान जास्कर और लद्दाख श्रेणियों को वृहत हिमालय के ही अंग मानते हैं। यानी जास्कर और किसके बीच में, जास्कर और लद्दाख की जो बीच की पर्वत श्रेणियां वो हिमालय का ही हिस्सा है, मतलब वो तो है ही। उन्होंने उन्हें कश्मीर हिमालय में सम्मिलित करते हैं, यानी कि वो जो लद्दाख वाला ये हिस्सा है ना, उसको कश्मीर हिमालय में भी मिला दिया था, क्योंकि हिमालय छोटी जगह पे तो ही ना फैला हुआ है, काफी दूर स्थान पर फैला हुआ है, वो तो अलग से क्वेश्चन पढ़ेंगे। लद्दाख पर्वत श्रेणी, देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करें, मैं मैप ही रख देता हूं आपके सामने, आप क्लियर होता रहेगा। देखिए तो लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करें, इधर लद्दाख पर्वत श्रेणी और इधर आपका जो है कश्मीर हिमालय इधर देखने को मिले, तो इसी की बात जास्कर और लद्दाख के बीच की बात हो रही है। देखिए जरा, तो बात आ रही है लद्दाख श्रेणियों को वृहत हिमालय के ही अंग माने जाते हैं। उन्हें कश्मीर हिमालय में सम्मिलित करते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणी है। जास्कर है, लद्दाख है, इधर कराकोरम पर्वत श्रेणी है, तो कराकोरम आपको ऊपर देखने को मिलेगी, तो कराकोरम पर्वत श्रेणी है। और जो है कराकोरम का नाम कृष्णगिरी भी है, इसको कृष्णगिरी भी बोला जाता है, ठीक है। इस पर्वत श्रेणी का एक पर्वत शिखर है, शिखर के लगभग 8611 मीटर। याद रखिएगा इनकी जो चट्टानों की ऊंचाई है वो कितनी है, 8611 किलोमीटर लगभग, मतलब मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर में 100 मीटर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। वैसे ही यहाँ पे 8611 मीटर की जो है ऊंचाइयां, एवरेस्ट शिखर के बाद संसार का एवरेस्ट शिखर की बात करें, यहाँ पे ऊंचाई जो है उसके बाद संसार सबसे ऊंचा ये है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट जिसे बोलते हैं। तो इसके बाद सीधा ये आता है कराकोरम के हिस्से की बात करते हैं हम लोग, तो 8611 मीटर है एवरेस्ट शिखर के। दूसरी बात ये आता है, और जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में लद्दाख का पठार, यह पठार हमारे देश का बहुत ऊंचा शुष्क और दुर्गम क्षेत्र है, यानी बिल्कुल सूखा हुआ इलाका है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा लद्दाख में जानते हो क्या होता है, काफ़ी ऊंचाई पर है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की भी कमी होती है। लद्दाख में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह कमी देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आप लोग को, ये पूरा आप लोग ढंग से समझ लेना, उसके बाद समझ के लेना, समझा दिया हूँ, ढंग से माइंड में रखना है बस आपको, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा पूर्वांचल की बात करते हैं। पूर्वांचल क्या है, तो पूर्वांचल अगर आपको यहाँ मैप देखने को मिलेगा, चलिए मैं आपको पहले ये पढ़ा देता हूँ फिर मैप में समझाता हूँ। देखिए पूर्वांचल की बात करें, ब्रह्मपुत्र महाखंड के पार भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली पहाड़ियों का सम्मिलित नाम पूर्वांचल है। यानी कि पूर्वांचल में बहुत सारी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 500 से
3000 मीटर तक ऊपर हैं, बहुत ऊंची ऊंची जो है पर्वत श्रेणियां मिलेंगी। ये पहाड़ियां दक्षिण में जो है अरुणाचल प्रदेश, देखिए ये आपको पहाड़ियां याद रखिएगा, यहाँ पे पहाड़ियों के पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, इस तरफ की बात हो रही है, ब्रह्मपुत्र के आसपास की बात हो रही है। यहाँ पे आपको जो है पूर्वांचल की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी यहाँ बहती हुई दिख रही है आपको, देखिए तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ देखने को, ये पूर्वांचल के इलाके हो गए, ठीक है। देखिए उधर से आपका नीचे गंगा हो गया, इधर ये गंगा हो गया। चलिए उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इसमें नजर डालते हैं तो देखिए कुछ बता रखा है इसमें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जैसे इसमें थोड़ा सा क्लियर तो दिखेगा नहीं आप लोग को क्योंकि अभी इतना ज्यादा वो नहीं है हमारे पास, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इधर से जो नाम ले रहा हूं देखते रहिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में स्थित है। ये सारी पहाड़ियां इन जगहों पर, इनमें जो है बहुत सारी पहाड़ियां भी स्थित हैं, ठीक है। और मिस्ती, पटकाई, बूम, नागा, मणिपुर और पठार उत्तर पूर्वी पहाड़ियों का ही एक भाग हैं। इस पठार का देखिए, यहाँ पठार आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे। और क्या बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है इस पठार में गारो, खासी, जैतिन्या पहाड़ियां हैं और संरचनात्मक दृष्टि से यह प्रायद्वीप भारत का ही एक भाग माना जाता है। यानी कि यहाँ पे जितने भी आपको देखने को मिलेंगे इस हिस्से में, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में आपको जितने भी देखने को मिलेंगे, ये सब क्या है, देखिए जैसे अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं आपके, भारत है ये, ठीक है। देखिए जरा आपको यहाँ भारत देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए ये रहा, ठीक है, ये भारत आपको हिस्सा दिखेगा। ये जो भारत के इस तरफ के राज्य है ना, ये जो है पूर्वोत्तर के राज्य होते हैं। और इनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको कौन सा राज्य देखने को मिलेगा, हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो मैंने पूर्वांचल के कुछ आपको वो दिखा दिए, पहाड़ियां वगैरह। चलिए उसके बाद हमने कुछ हिमालय वाले जाने थे, अभी हिमालय का एक और बड़ा क्वेश्चन आएगा वो। उसके बाद आता है यहाँ पे कि पूर्व तटीय मैदान, पूर्व तटीय, पूर्व मतलब इस तरफ के जो है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपको याद रखना। पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं पहले आपको मैप ही दिखा देता हूँ ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए। देखिए तो ये हो गया आपको पूर्व के मैदान। देखिए सिंपल सी बात है, पहले आप यहाँ नजर मार दो एक बार, देखो तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो अगर मैं बात करूं इस हिस्से की, ये जो सीधी सीधी लाइन है उस पे आपको नजर रखनी है, वो उत्तरी पर्वत हो गए, बिल्कुल ऊपर वाले अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए ये उत्तरी पर्वत है, इस तरीके का है। एक मिनट जरा सा, हाँ अब हाथ लंबा हो गया ना, देखो टिंगी, है ना। देखिए तो ये क्या हो गया, उत्तर पर्वत है, लाइन सीधी सीधी है, सीधी सीधी यानी ऊपर देखिए सीधी सीधी लाइन है। ये उत्तर में, उत्तर भारत का इलाका है ना ये, देखिए तो ये उत्तर में हो जाएगा और बाकी पूर्वोत्तर के इलाके हैं, पूर्व में भी उत्तर में भी है, इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक नीचे दे रखा है उत्तर विशाल मैदान, ये इस तरीके की लाइनें होंगी, सीधी सीधी, टेढ़ी वाली नहीं, ये वाली मत समझिएगा, ये सीधी सीधी वाली होंगी। देखिए ये यहाँ पे कहाँ, ये वाले इलाके हैं, इनकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया, उधर हो गया। उसके बाद है यहाँ पे आपका दक्कन के पठार होगा, इसमें छोटे छोटे लाइनें दे रखी हैं, ये सारा दक्कन का पठार आ जाएगा, ठीक है, इतना हमें याद रखना है। उसके बाद छोटे छोटे छींटे वाले हैं, पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल कहाँ, वो देखिए छींटे वाले इधर होगा, ये राजस्थान है ना, तो राजस्थान में बिल्कुल मरुस्थल है, रेगिस्तान है बिल्कुल, ठीक है, सबसे ज्यादा रेगिस्तान तो वही है। उसके बाद देखिए क्या है, ये वाली लाइन है थोड़ी इधर की तरफ जा रही है, उधर की तरफ जा रही है, इधर वाली नहीं, उधर की तरफ जाने वाली वो हो गई, ये वाली हो गई, इन्हीं को हम बोलेंगे पश्चिम तटीय मैदान, जो अभी क्वेश्चन आया था। और ये पूर्व तटीय मैदान इधर वाली हो गई, तो ये पूर्व तटीय मैदान और वो पश्चिम तटीय मैदान। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना। देखिए तो पूर्व तटीय मैदान ये वाले हो गए, पूर्व तटीय मैदान लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे है, और पश्चिम तटीय मैदान ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। देखिए तो अब हम जानते हैं, देखिए जरा अब क्या क्या चीजें दे रखी हैं इसमें क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं पहले हीरोइन बन के। अब देखिए क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, तो अब कहाँ पे हैं हम, चलो स्कूल चले हम। देखिए तो क्वेश्चन ये है, पूर्व तटीय, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। पूर्व तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, पहले पूर्व तटीय मैदान पढ़ लेते हैं फिर पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। देखिए
पूर्व तटीय मैदान, यानी कि पूर्व तटीय मैदान की बात हो रही है ना। देखिए पूर्व तटीय मैदान मतलब ये वाले पूर्व तटीय मैदान, यानी कि ये वाले इनकी बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज है। देखिए पूर्व तटीय मैदान उत्तर में गंगा नदी के मुहाने से क्या बोल रखा है, हाँ पूर्व तटीय मैदान उत्तर में, यानी उत्तर में गंगा नदी बिहार वगैरह से, ठीक है, गंगा नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक बंगाल की खाड़ी के तट के स्थित, देखिए कन्याकुमारी कहाँ है, सबसे नीचे तमिलनाडु के नीचे देखिए कन्याकुमारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, कन्याकुमारी, ठीक है, बिल्कुल नीचे। तो वही बोल रखा है कि बंगाल की खाड़ी से, बंगाल बे ऑफ बंगाल आपका यही है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर गंगा का मुहाना इधर हो गया, यहाँ से लेकर ये पूरा जो है कन्याकुमारी तक चला जाएगा। और बोला जा रहा है तक बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ फैला है। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में यह अधिक चौड़ा है। देखिए पश्चिम तटीय मैदान ये बिल्कुल पतले होंगे ये, लेकिन ज़्यादा चौड़े चौड़े होंगे, इससे ज़्यादा चौड़ा ये दिख रहा होगा आपको, बढ़िया तरीके से नाच के दिखा दो एक बार, ठीक है। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में यह अधिक चौड़ा है, इससे ज़्यादा चौड़ा ये है पूर्व तटीय मैदान। इस मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ ये के डेल्टा सम्मिलित है। यहाँ पे यहीं पे अलग अलग मुहाने खुले हुए हैं अलग अलग नदियों के, तो इसे डेल्टा कहा जाता है। एक डेल्टा आपका यहाँ सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश के नीचे, ठीक है। उसके बाद इस मैदान में चिल्का के जो है पुलिकट 2, अभी मैं सारा नाम बताऊंगा, अभी आएगा उसमें क्वेश्चन में अगले में। देखिए ये झीलें बंगाल की खाड़ी के थोड़े से जलीय भाग के बालू भित्ति के द्वारा घिर जाने से बनी है। देखिए यहीं पर क्या है, ये बंगाल की खाड़ी का जो पानी है, समुद्र है ना, ये बहुत बड़ा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, अरब सागर यहाँ, हिंद महासागर यहाँ नीचे है, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है, यहीं पर जो नदियां हैं, जो नदियां खुली हुई हैं, अब इस समुद्र का पानी वहां जाएगा और वो कहीं एक जगह झील का बना लेगा, झील जैसा बना लेगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे लैगून बोलते हैं। तो देखिए जरा, तो इस मैदान में अगर बात करते हैं, इधर आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ, देखिए बोला जा रहा है लैगून है, यहाँ से देखिए ये झीलें बंगाल की खाड़ी के थोड़े से जलीय भाग के बालू भित्ति के द्वारा घिर जाने से बनी है और चिल्का महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है और यह 75 किलोमीटर, मैंने आपको लैगून समझा दिया ना, लैगून क्या होता है, समुद्र से कट जाता है पानी अलग, जहाँ झील जैसे इकट्ठा हो जाता है और वो बंद हो जाता है वहाँ से, तो समुद्र इधर झील उधर, तो वो लैगून बोला जाता है। देखिए यह 75 किलोमीटर लंबी है और पुलिकट झील चेन्नई के जो है चेन्नई के नगर के ऊपर में है और गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य में कोलेरू झील, अभी मैं सारा नाम दिखाऊंगा आपको, मैप में सारा आ जाएगा, टेंशन नहीं ले, अभी थोड़ा आगे आओ। पूर्वी तटीय मैदान बहुत उपजाऊ है, इसमें धान की फसल बहुत अच्छी होती है, तो इन्हीं मैदान में, ये डेल्टा वाली जो वो जगह होती है वहाँ धान वगैरह अच्छा उगता है, चावल की खेती ज़्यादा होती है उन जगहों पे, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है यहाँ पे आपका पश्चिमी तट। अभी तो हमने जान लिया पूर्वी तटीय मैदान, देखिए अभी हमने जान लिया पूर्वी तटीय मैदान ये वाले, अब पश्चिमी तटीय मैदान जानते हैं, जो आपका यहाँ से होते हुए आता है, गुजरात के नीचे से होते हुए आता है, गुजरात के इलाके भी आपको उसी में आ जाएंगे, रन कच्छ इलाका, यहाँ रन कच्छ इलाका आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही हम जानने वाले हैं पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान ये कौन से होते हैं। देखिए उत्तर में कच्छ के तट से लेकर, कच्छ यहाँ कहाँ है, गुजरात के नीचे क्या है, रन कच्छ का इलाका है, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं है रन कच्छ का इलाका, इस तरफ से है, तो यहाँ से रन कच्छ इलाका यहाँ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहीं यूरेनियम संसाधन मिलता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमसे लड़ता रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से लेकर ये पूरा नीचे तक आया हुआ है कन्याकुमारी तक। देखिए तो कच्छ के तट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब सागर, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी थी, इधर इससे वाले ये अरब सागर है, यहीं गोवा के बीच पे नहाते हैं लोग, ठीक है। देखिए कन्याकुमारी तक अरब सागर के साथ साथ फैला है। गुजरात के मैदान को छोड़कर यह मैदान पूर्वी तटीय मैदान से कम चौड़ा है, यानी इससे कम चौड़ा है, ये पूर्वी वाला ज़्यादा चौड़ा है, ये कम चौड़ा है। दक्षिणी गुजरात से लेकर मुंबई तक पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है और दक्षिण की ओर संकरा होता गया है, यानी नीचे की ओर आया है ना, बिल्कुल कम हो गया, देखिए चुकलू बिल्कुल कम आ गया, यहाँ चौड़ा था बिल्कुल, ठीक है। देखिए गुजरात कच्छ के रन कठियावाड़ा के मैदानों में, देखिए कठियावाड़ा के मैदानों में कहीं कहीं चट्टानी जो है वो दे रखा है और छोटी पहाड़ियां दिखाई पड़ती हैं। गुजरात का मैदान काली मिट्टी से बना है। देखिए गुजरात में बहुत ज़्यादा कपास उगाई जाती है, मैंने आपको बताया था कपास के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है, तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी, गुजरात की मिट्टी यानी काली मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आगे बस समझ में ये चीज़ हमें याद रखना है। देखिए
तो बोला क्या है, उत्तर में दमन, उत्तर में दमन से लेकर, दमन कहाँ है आपका मैं दिखा देता हूँ यहीं पे अभी आपको। देखिए उत्तर में दमन की बात करते हैं, ये आपका जो है दमन एंड दीव है, यहाँ पे गुजरात से लेकर इधर तक महाराष्ट्र के इस हिस्से तक, और बाकी यहाँ गोवा है आपका, ठीक है, गोवा भी यहाँ आपको नजर आएगा। देखिए तो अगर हम बात करते हैं यहाँ दमन एंड दीव है, तो दमन की बात हो रही है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक, दक्षिण में कहाँ चला गया वो, दक्षिण में गोवा तक 500 किलोमीटर का तटीय मैदान कोंकण कहलाता है, कोंकण कहलाता है, ठीक है, वहां का मैदान पूरा दमन से लेकर कहां तक आपका गोवा तक कोंकण कहलाता है, 500 किलोमीटर का पूरा इलाका है। यह कटा फटा है, इसमें कई छोटी छोटी नदियां हैं, यहाँ कई प्राकृतिक पोताश्रय हैं, और गोवा से मंगलौर तक, गोवा से कहाँ मंगलौर तक, गोवा से मंगलौर तक। देखिए मंगलौर की बात करें तो गोवा आपका जो है इस हिस्से में पणजी है उसकी राजधानी गोवा की, और मंगलौर इसी में मारगांव उसका तो गोवा की वो हो गई, एक हम गए थे तो वहां देखा था हमने सारी चीजें। मंगलौर ये देखिए यहाँ पे आपका, ठीक है, इस हिस्से में कर्नाटका के नीचे आपको देखने को मिलेगा, तो मंगलौर के तट से जो है आपको देखने को मिल जाएगा, तट पर जो है कर्नाटक की तट से मंगलौर की से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। दमन से गोवा तक के हिस्से को कोंकण, मंगलौर से कन्याकुमारी तक के हिस्से को मालाबार बोला जाता है, ठीक है। ये पूरा तटीय मैदान होता है, यहीं समुद्र के किनारे है। 80 किलोमीटर से अधिक लंबा जो है कहाँ पहुंच गए, ठीक है, वही बोला जा रहा है 80 किलोमीटर से भी अधिक लंबा जो है वेमनाड, ऐसा ही एक अनूप है, इसी पर कोंची बंदरगाह आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए कोंची बंदरगाह की बात करी जाए, यहाँ पे आपको सारा कोंची बंदरगाह ये हो गया, मंगलौर इधर हो गया, उधर आपका ये जो है गोवा हो गया, इधर दमन एंड दीव का ये जो हो गया, इधर की वो है ना, ये सारी चीजें दमन एंड दीव यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ ये सब क्या है, ये बंदरगाह सब है, ठीक है, बंदरगाह सब है, वहीं से अपना व्यापार वगैरह ये लोग अरब सागर से करते हैं। उस साइड अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, ठीक है, ये हमें याद रख लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप लोग देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र पर एक टिप्पणी लिखी है। देखिए अपवाह तंत्र, अपवाह मतलब क्या होता है कि भारत के जो दक्षिणी इलाके हैं उनमें कुछ ऐसी नदियां बहती हैं जिनका मुख समुद्र तल में जाके खुल रहा है, ठीक है, अलग अलग नदियों से दूसरी नदियों का निर्माण हो रहा है। तो दक्षिण भारत के अपवाह, यहाँ अपवाह होगा, याद रखिए, थोड़ा मिस्टेक था, अफवाह नहीं होता, अपवाह होगा, तो अपवाह, ठीक है, अपवाह तंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र, दक्षिण भारत का बहुत ही पुराना भूभाग है, और इसीलिए इसकी नदियां बोल रखा है, इसीलिए जो है इसकी नदियां वृद्धावस्था में हैं, यानी बहुत पुरानी नदियां यहाँ पे, इस क्षेत्र की सभी नदियां अपने आधार तल पर पहुंच गई हैं, यानी आधार तल मतलब बिल्कुल किनारे तक पहुंच चुकी हैं, समुद्र के किनारे तक। अपनी घाटी को लंबवत काटने की उनकी क्षमता लगभग समाप्त हो गई है। अब ये नदियां बुढ़ी हो गई हैं, ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकती, अब बिल्कुल धीरे धीरे बहेंगी, ठीक है। और अब तो ये नदियां धीरे धीरे अपने किनारों को काट रही हैं, धीरे धीरे किनारों को काट रही हैं, बिल्कुल धीरे बह रही है, तेज रफ्तार से नहीं। इससे इनकी घाटियां चौड़ी होती जा रही हैं। जहां नदी तेज रहेगी वहां पैनी दिशा में बहेगी, जहां धीरे हो जाएगी वहां फैलेगी चारों ओर, ठीक है, वहां धीरे हो जाएगा, फिर तो पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। ऐसा विश्वास है कि, देखिए बोला है, ऐसा विश्वास है कि हिमालय के निर्माण के समय झटके, जब हिमालय टकराया था ऊपर, मतलब जब हिमालय क्यों नहीं टकराएगा, भारत जब ऊपर तिब्बत से टकराया था, ठीक है, भारत जब ऊपर किससे टकराया था, तिब्बत से। देखिए जब भारत जो है, ये पूरा भारत जो है यहाँ तिब्बत से टकराया था, तो यहीं हिमालय का निर्माण हुआ था टकरा कर ही। तो उसी टाइम जो है दक्षिण भारत की ये जो कावेरी हो गई, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, इन्हीं में चटक पड़ी, ठीक है, इन्हीं में झटके से ये टूटी जमीन है, और इन्हीं में ही नदियों का बाद में निर्माण जो है देखने को मिलता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है हिमालय का निर्माण के समय झटके लगने के कारण दक्षिण भारत का ढाल पूर्व, दक्षिण भारत यानी नीचे का जो भाग है वो पूर्व की ओर हो गया, यानी पूर्व की ओर इस तरफ जाने लगा, पूर्व की ओर जाने लगा। नर्मदा और ताप्ती, देखिए नर्मदा की बात करें, नर्मदा और ताप्ती नदियों की बात हो रही है यहाँ पे, नर्मदा ताप्ती नदियां ये इस तरफ की तरफ जा रही हैं ना, नीचे गोदावरी वगैरह हो गई। चलिए मैं आपको ऐसे पहले पढ़ के बता देता हूँ।
लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया, मैं खुद नहीं दिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो ठीक है, यहाँ देखिए जरा अभी क्या बोला जा रहा है, अभी मैं सारा एक बार फिर से उसको दिखा दूंगा। ठीक है, दक्षिण भारत का ढाल पूर्व की ओर यानी पूर्व की ओर हुआ, थोड़ा सा मुड़ाइए। भारत और ताप्ती को नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर शेष सभी बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। भ्रंश मतलब काफी जो भिचभिची वाली घाटियां होती हैं, टूटी फूटी जो बीच में घाटियां हो जाती हैं। और महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पालार, कावेरी और वेगाई दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। तो दक्षिण भारत में अपवाह नदियां कौन सी होगी? अपवाह तंत्र की ये नदियां हो गई जो क्या कर रही हैं, दक्षिण से जो है पूरब की तरफ बहती हुई चली जा रही हैं। और दो नदियों को छोड़ दो, नर्मदा और ताप्ती को छोड़ दो, उन दोनों नदियों को छोड़कर बाकी सारी नदियां पूर्व की तरफ बह रही हैं। और दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तरी भाग, दक्षिण प्रायद्वीप के निचले प्रायद्वीप के उत्तरी भाग यानी ऊपर की ओर का ढाल उत्तर की ओर है, यानी ऊपर की ओर इनका ढाल है, यानी ऐसे होगा। नीचे वाला इलाका ऐसे होगा, थोड़ा ये मान ले दक्षिण है, ये उत्तर है, तो नीचे हल्का सा ऐसे होगा, तो ये ऊंचे होंगे, यहाँ से बहती हुई इधर जा रही होंगी। तो दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर और अंततः विंध्याचल पर्वत से निकलकर कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। विंध्याचल पर्वत से निकलकर कुछ नदियां कहाँ बह रही हैं? उत्तर की ओर बह रही है। यहाँ पे विंध्याचल की तरफ से नदियां बहकर कहाँ जा रही हैं? ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, इसमें आपको मैंने नदियां दिखाया अभी, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी, महानदी गोदावरी बहते हुए आ रही है, ताप्ती, नर्मदा, बेतवा, चंबल और उधर यमुना, गंगा, घाघर बोलते हैं जिसे, गंगा और ब्रह्मपुत्र इधर ये पूर्वोत्तर के राज्य में, ऊपर तो सिंधु वगैरह है ही। आगे बात समझ में, तो इतना हमको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, उसके बाद यही लास्ट में सिंध, बेतवा, केन और सोन नदियां मुख्य हैं। इसमें चंबल की नदियां आती हैं। और यहाँ बोल रखा है कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हुई यमुना और गंगा में मिल जाती हैं, यानी कुछ नदियां ऊपर की तरफ जा रही हैं, गंगा और यमुना में जाकर ये नदियां मिल जा रही हैं। और इनमें चंबल, सिंधु, बेतवा, देखिए यही बेतवा, चंबल और ये जो सिंधु है इधर से, मतलब ये सारी आगे कहाँ गंगा यमुना में जाके जो है मिल जा रही हैं। और यही जाकर गंगा की नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये जाकर यहाँ पे डेल्टा बना रहा है, समुद्रवन डेल्टा, बहुत बड़ा डेल्टा। चलिए इतना सबको क्लियर हो गया ना? चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये आ रहा है, तो हिमालय पर्वत की स्थिति को विस्तार से बताइए। देखिए हिमालय के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, हीरो हीरोइन बन जाओगे सब लोग, बढ़िया तरीके से पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखिए तो हिमालय पर्वत की अगर बात की जाए, देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए हिमालय पर्वत की स्थिति को विस्तार से समझाएं और हिमालय में कौन सी 3 पर्वत श्रेणियां स्पष्ट दृष्टिगत होती हैं और इनको भी विस्तार से समझाएं। देखिए पर पहले हिमालय पर्वत के बारे में जानते हैं क्या है। हिमालय संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पूरे दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हमारा हिमालय है। यह पर्वत भारत की उत्तर सीमा, भारत है, भारत के उत्तरी इलाकों में यानी कि ऊपर के इलाकों में सीमा पर पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इस हिस्से से ऐसे जो है बहकर बनता हुआ चला दिख रहा है और एक चाप की आकृति में जो है 2500 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, यानी 2500 किलोमीटर की दूरी में क्या फैला है? सिर्फ हिमालय फैला है, बहुत बड़े एरिया में। जम्मू कश्मीर से में सिंधु नदी के महाखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। देखिए ये मैं आपको इस तरीके की दिखा रहा हूँ, मैप से मैंने लिया है ये। देखिए तो इस हिस्से से लेकर, यानी कि इस हिस्से से लेकर पूरा ये फैला हुआ हिमालय का इलाका है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है पूरा इलाका यहाँ हिमालय का, ये कहाँ जा रहा है? सीधा अरुणाचल प्रदेश तक, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर तक जो है इसका पूरा एरिया फैला हुआ है। आगे बात समझना, तो ये चीज हमें याद रखना है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र के महाखंड तक फैला हुआ हिमालय का विस्तार है। इसकी चौड़ाई पूर्व में 150 किलोमीटर, यानी कि पूर्व में इस तरफ तक जो है 150 किलोमीटर तक है, से लेकर पश्चिम से 400 किलोमीटर तक हिमालय लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, बहुत बड़े एरिया में हिमालय फैला हुआ है। इसकी 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। इन पर्वत श्रेणियों के बीच में गहरी घाटियां मिलेंगी, विस्तृत पठार मिलेंगे। हिमालय के ढाल भारत की ओर तीव्र है, पर तिब्बत की ओर मंद है। भारत की ओर अचानक से ऐसे है, पर उधर से उस दूसरी तरफ से क्या है, ये आपको तीव्र देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब भारत की तरफ तीव्र है, अचानक ढाल है, पर तिब्बत ऊपर है इसके, वहां पे धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हिमालय पर्वत पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग से एकदम ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं और यही कारण है कि इसके 2 सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट नेपाल में है। तो
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल के काठमांडू में है। और कांचनजुंगा मैदानी भाग से ज्यादा दूरी पर नहीं है। और इसके विपरीत हिमालय का जो क्या दे रखा है, इसके विपरीत हिमालय का, देखिए हिमालय की बात करें तो इस हिस्से से लेकर जो है ये कहां से आ रहा है, पूरा इधर से पीर पंजाब रेंज हो गया, इधर से हिमालय ये हो गया, उधर से आपका कंचनजुंगा यहाँ तक होते हुए आ रहा है ये, ठीक है। और बढ़िया तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह ये तो यहाँ बह रही है, अरुणाचल प्रदेश इधर से पूरा वहां से हिमालय होते हुए यहाँ तक पहुंचा है। फिर यहाँ से नीचे भी देखने को मिलता है बहुत सी पहाड़ियाँ। आगे बस समझ में, देखिए ये दिख रहा ना, यहाँ से होते हुए ऐसे ये इधर, फिर ये नीचे तक ऐसे कुछ पहाड़ियाँ देखने को यहाँ पे। ये आपका सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये सुंदरबन डेल्टा हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, चलिए पश्चिम भाग में मैदानी क्षेत्र से धीरे धीरे ऊपर उठा है, इसी कारण यहाँ चोटियां और मैदानों के बीच कई श्रेणियां मिलती हैं। इसीलिए इस भाग की ऊंची चोटियां जैसे नंगा पर्वत, ठीक है, जैसे नंगा पर्वत, नंदा देवी, और जो नंगा पर्वत आपका ये देखने को मिलेगा, इस तरीका बहुत ऊंचा पर्वत है ये। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या दे रखा है और कौन कौन से पर्वत दे रखे हैं, ठीक है। नंगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ हो गया, बहुत से लोग गए भी होंगे, मैदानी भाग से काफी दूर है। हिमालय की 3 समानांतर जो है पर्वत श्रेणियां स्पष्ट दिखती हैं हमें, जैसे कि हिमाद्री हो गया, हिमाचल हो गया तथा शिवालिक हो गया। तो हिमाद्री क्या है ये पहले हम एक एक करके जानते हैं इनको। देखिए हिमाद्री क्या है, तो सर्वोच्च हिमालय, सबसे ऊंचा हिमालय, यह हिमालय की, देखिए ये हिमाद्री क्या है, कोई एक अलग से पहाड़ या चट्टान नहीं है, पर्वत नहीं है, ये क्या है, बहुत सारे पर्वतों को मिलाकर उसको हिमाद्री बोल दिया गया है। देखिए यह हिमालय की सबसे उत्तर यानी उत्तर में, ऊपर में उत्तर और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब बहुत सारी पर्वत देखने को मिलेंगे आपको, एक नहीं बहुत सारे। हिमालय की यही एक पर्वत श्रेणी ऐसी है जो पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता बनाए हुए है, यानी बीच में कटापटा नहीं है, पश्चिम से उत्तर तक पूर्व तक होते हुए आया है, जिसके इस श्रेणी का क्रोड ग्रेनाइट सेल से बना है। ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं उससे बना हुआ है, इसकी जिसके आसपास कायांतरित और अवसादी सेल हैं। इनके बारे में ऑलरेडी मैं पहले वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था, ज्वालामुखी वगैरह इन सब में थे। इस श्रेणी के पश्चिम ओर पर नंगा पर्वत शिखर है, जो मैंने बताया था अभी आपको, नंगा पर्वत शिखर, ठीक है। देखिए नंगा पर्वत शिखर ये आपको देखने को मिलेगा इसमें, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। नंगा पर्वत शिखर हो गया, इधर से कंजापुर जो है ये शिखर हो गया, ठीक है। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी इधर, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसकी पूरी ऊंचाई बता रखी है, 8126 मीटर की ऊंचाई है इसकी नंगा पर्वत की। ये सब किसके अंडर में आ जाएंगे, हिमाद्री के अंडर में आ जाएंगे। पूर्वी छोर पर नाम चाबरवा शिखर हो गया, ये इसका मीटर बता रहा है 7756 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इस पर्वत श्रेणी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। इस क्षेत्र में 100 से अधिक पर्वत हैं, यानी हिमाद्री में, टोटल हिमाद्री में कितने पर्वत आते हैं, 100 से अधिक पर्वत आते हैं, जिनकी ऊंचाई दे रखी है लगभग 6100 से मीटर ऊंची है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर हो गई, ठीक है। और इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है कांचनजुंगा, ठीक है। कंचनजुंगा भी मैंने आपको दिखाया था। और इस पर्वत की श्रेणी स्थित मकालू, धौलागिरी और आपके क्या नाम है, अन्नपूर्णा और हिमाद्री की अन्य चोटियां। देखिए हिमाद्री पूछेगा आपको तो हिमाद्री में ये सारे पर्वत आ जाते हैं, लगभग 100 से अधिक पर्वत हिमाद्री के अंदर आ जाते हैं। आगे बात समझ में, जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। कंचनजुंगा भारत की हिमालय की जो है सर्वोच्च जो है शिखर है। ये चीज हमें याद रखना, सर्वोच्च शिखर हो गया, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूं एक बार सारी पहाड़ियों के नाम, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है यहाँ, देखिए जरा क्या है। तो सबसे ऊपर इधर से आ जाएगा नंगा पर्वत आ जाएगा, इधर से काराकोरम हो गया, लद्दाख, पीर पंजाल हो गया, जास्कर हो गया, पंजाब हिमालय हो गया इधर से, ठीक है। कुमायूं हिमालय, नंदा देवी, नेपाल हिमालय, धौलागिरी अभी बताया था मैंने आपको, इसलिए मैं एक बार में सारे दिखा दिए, बार बार पलटने में टाइम लग जाता है। एवरेस्ट की चोटी, गौरी शंकर, भूटान हिमालय और कंचनजंगा ये हो गया यहाँ पे, ये चीज, ठीक है। जंगा हो गया ये चीज।
है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो हिमाद्री पर्वत श्रेणी वर्ष भर हिमच्छदित यानी बर्फ से ढकी रहती है ये, और इसी हिमांचित पर्वत श्रेणी में छोटी बड़ी अनेक हिमानियां हैं। इस हिमानी का बर्फ पिघल पिघल कर उत्तर भारत की नदियों में बहता है। यानी यही पूरे बर्फ जैसे हम मनाली जाते हैं, इनमें जाते हैं, उन्हीं नदियों में सारा आपको देखने को मिलता है, जिससे वे सदा नीरा बनी रहती है, यानी हमेशा बहती रहती है। गंगोत्री और यमुनोत्री ऐसी ही महानदियां हिमाद्री पर्वत श्रेणी को जोजिला, सिपकीला, नाथुला आदि दर्रों से होकर, दर्रे क्या होता है, दो पहाड़ के बीच में जो बीच की जो गलियां जाती हैं बड़ी बड़ी होती है, लेकिन ये दर्रे बोलते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद आता है हिमांचल लघु हिमालय। यह पर्वत हिमाद्री के, देखिए बोला जा रहा है, यह पर्वत हिमाद्री के जो है दक्षिण में स्थित है। यह पर्वत 60 से 80 किलोमीटर तक जो है चौड़ी होगी। पहले वो आती है फिर ये आती है। तो इसकी जो है चौड़ी तथा 1000 से 4500 मीटर तक ऊंची होती है। उनमें लगभग 8-8 हज़ार तक गई थी हिमाद्री में, ये थोड़ी नीचे आती है। इसमें मैक्सिमम जो है 4000 या 5000 मीटर तक भी जो है ऊंची पहाड़ियां आपको देखने को, पर्वत आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बस ये चीज हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, तो उबड़ खाबड़, ये श्रेणी बहुत उबड़ खाबड़ भी मिलेगी, और इसमें संपीड़न के द्वारा, संपीड़न मतलब होता है दो पर्वत जब आपस में टकराते हैं तो उनके बीच की जमीनें ऐसे ऐसे हो जाती है। कैसे कैसे हो जाती है, ऐसे ऐसे हो जाती है, नाचते हैं ये लोग ठीक है। देखिए तो उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, संपीड़न बोलते हैं, पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो अंततः इस श्रेणी की दक्षिणाभिमुख ढाल बहुत ही तीव्र और वनस्पति विहीन है। उत्तराभिमुख ढालों पर सघन वनस्पति पाई जाती है। इन्हीं ढालों पर घास वास खूब सारा पाई जाती है, क्योंकि इनमें बर्फ कम होती है, घास ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ है। कश्मीर में इस श्रेणी की पीर पंजाल मैंने आपको बता दिया हूँ, पीर पंजाल इधर हो जाएगा। देखिए कश्मीर की अगर बात करें, पीर पंजाल ये दिख रहा होगा आपको, यही एक पर्वत श्रेणी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, खास करके जो है पश्चिमी हिस्से में। चलिए उसके बाद हमने ये जान लिया है। उसके बाद प्रदेश धौलाधार, वही मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला इधर धौलागिरी बोल सकते हैं, धौलाधार भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब आ जाता है, देखिए उसी पे क्वेश्चन पे आ जाइए। भूख लगी मेरे को बहुत तेज, बोलने जा रहा हूँ। नामों से जाना था कश्मीर की सुरम्य घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणी के बीच विस्तृत है हिमाचल पर्वत श्रेणी। ये हिमाचल पर्वत श्रेणी, इसकी भी कुछ अलग पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे उसकी थी, इसकी कांगड़ा हो गई, और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं। कांगड़ा भी लोग घूमने जाते हैं, कुल्लू जाते हैं घूमने, कुल्लू मनाली ओए, है ना वो चीज़। हिमाचल पर्वत श्रेणियों पर ही प्रमुख पर्वतीय नगर बसे हुए हैं। शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग ऐसी ही कुछ प्रसिद्ध पर्वतीय, जहां हम लोग घूमने जाते हैं ना, हम लोग वहां फिर ना चल जाएंगे हिमालय वगैरह उन सब पे, हम यहाँ जाते हैं घूमने, यहाँ पे भी आपको जो है अलग अलग पहाड़ वगैरह। नैनीताल के आसपास अनेक सुंदर झीलें हैं, तो नैनीताल में आप चले जाओ, सुंदर झील देखो, उत्तराखंड के मजे लो, ठीक है। अब आ जाता है शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो बाह्य हिमालय की बात करें, हिमालय की सबसे दक्षिण में हिमालय है, उसके सबसे नीचे वाले हिस्से में, बीच में तो आपको वो दिखेगा हिमाचल वाला हिस्सा, बाकी ये वाला जो है शिवालिक वाला देखेंगे। तो शिवालिक का क्या है, हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी नीचे, शिवालिक के नाम से विख्यात है। हिमालय की हिमाद्री और हिमाचल श्रेणियां शिवालिक से पहले बन चुकी थी, पहले लास्ट में शिवालिक बनी है, पहले वो बनी थी हिमालय, फिर उसके बाद ये वाली बनी, ठीक है। हिमाद्री और हिमाचल के से निकलने वाली नदियां कंकड़, पत्थर, बालू, ध्यान सुनिएगा, जो उन दोनों से, एक तो आपका हिमाद्री और दूसरा हिमाचल की जो नदियां हो गई, वो उनसे निकलने वाले कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी भारी मात्रा में जब इकट्ठे हो गए ना और सिकुड़ने लग गए, जब तेजी से संपीड़न हुआ उनमें सिकुड़ने लगे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे रूप ले लिए, ऐसे रूप ले लिए, ऐसे पहाड़ों वाले, है ना, तो चट्टानों वाले, है ना। तो इससे क्या हुआ, तो इससे हलचलें जब पैदा हुई, तो कंकड़, पत्थर जो है, बालू, ये अवसादों के रूप में मोड़ पड़ गया उसमें, तो इसी को शिवालिक की जो है पहाड़ियाँ बन गई। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कैसे बनी पता चल गया ना, उन्हीं के पत्थर, कंकड़, बालू ये सब इकट्ठा हुआ बाद में जाके। तो और हिमाचल पर्वत श्रेणियों की तुलना में शिवालिक श्रेणियाँ कम ऊंची हैं, बहुत कम ऊंची पे ये होती है, 600 से लगभग 600-700 मीटर की होती हैं। वो वाली 8000 मीटर, वो उधर वाली फिर नीचे वाली जो आई थी अभी, वो 5000 तक, और ये 600 मीटर तक बस। आगे बात समझना, तो ये इनको जाना जाता है इस नाम से, अब हमें ये याद रखना है, ठीक है। चलिए ये आ जाती हैं आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ, जो चारों ओर से घेरी हुई हैं, चारों ओर से बहुत सुंदर पहाड़ियाँ हैं, ये ज़्यादा ऊंची नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए ये हमने याद रख लेना है, ठीक है।
भारत का हमारा ये मैप हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम देख लेंगे इसको, ठीक है। चलिए एक आ जाता है अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के आकार की विस्तृत चर्चा करें। भारत कितने हिस्से में फैला हुआ है वो देखिए। संसार के कुल भूक्षेत्रफल का 2.442% भाग, यानी कि लगभग 98 को हटा दो, 97 को हटा दो तो 2.42% भाग भारत ही है सिर्फ पूरी पृथ्वी पर, ठीक है। और जबकि इसे संसार की कुल जनसंख्या के लगभग 16% भाग का, क्योंकि भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पर है ना, तो 16% भाग का भरण पोषण करने को करवाती है भारत की जनसंख्या वाले पठार में आप जो है इसके विषय में और अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे, यानी अगले चैप्टर जो आएंगे इसमें हम और डिटेल से पढ़ेंगे। भारत की भूसीमा जो है, भारत की पूरी भूसीमा जो है कितनी है, 15,200 किलोमीटर की है, पूरी बहुत बड़ी 15,200 किलोमीटर में फैली हुई है पूरी एरिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल जो है, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब क्या है, भारत के बॉर्डर पर स्थित देश हैं, ठीक है। भारत के बॉर्डर पर स्थित जो है देश हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और जैसे कि देखो ना, मैंने अभी आपको दिखाया था, जैसे इसमें क्या है, ये हो गया आपका बांग्लादेश, इधर भूटान, नेपाल, इधर पाकिस्तान, है ना, यहाँ बांग्लादेश, म्यांमार, इधर तिब्बत होकर उस चीन, कौन याद कर रहा है भाई, रुक जाओ ठीक है। इधर श्रीलंका हो गया नीचे, है ना, ये चीज़ें। चलिए, तो ये तो हमें याद हो गया। तो भारत की क्या है, और ना कोई नदी, यदि आप भारत की संपूर्ण भूसीमा पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि यह कहीं तो अत्यंत गर्म और शुष्क, निर्जन, यहाँ पे मतलब अलग अलग आपको नदियाँ वगैरह देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो भारत के अंदर तो इतना ही था सिर्फ, और कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ना वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे के पास वीडियोस पहुंचे, लापरवाही नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में, चाहे जितना टाइम लग जाए लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस भेजे में बैठा देना है ढंग से। आगे बस में चलिए, अब थोड़ा भूख लगे, खाना वाना खाना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप अपना प्यार दो, साइमन क्लास को भर भर के अपना प्यार दो आप लोग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, 17वां चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।